Hello friends. So in last video we have discussed about the fundamental quantities. Now what we are going to study about the definitions of those fundamental quantities. Units के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उन यूनिट्स में हम जो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए आप टेबल बनी होगी जिसमें 7 types of fundamental quantities which we have studied. उन सब के नेम दिए हैं, डेफिनेशन दिए हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकी डेफिनेशन यही क्यों है और कोई तरह की डेफिनेशन और क्यों नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे लेंथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यू कैन रीड द मीटर द लेंथ ऑफ अ पार्ट गिवन बाय राइटिंग ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ दिस मच ऑफ सेकंड, है ना। तो इसकी यूनिट यही क्यों है, कोई दूसरी यूनिट क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे देखने आए हैं। तो चलो अपन लेंथ से स्टार्ट करते हैं, कि करके सबको डिस्कस करेंगे। तो इसकी यूनिट यही पर्टिकुलरली क्यों है। एक सिंपल सी चीज थी कि अगर अपने को लेंथ की यूनिट डिफाइन करनी थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, जिसका सिंबल हो गया आपका एम, है ना। लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसका सिंबल है एम। तो इस जो मीटर है, इस मीटर की यूनिट एम, सॉरी इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। सो व्हाई इट इज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। तो अपन चलो कुछ और लेके देखते हैं। मान लो अपन ने एक वुडन पीस ले लिया और उस वुडन पीस के एक फिक्स लेंथ को अपन ने बोल दिया कि ये कितने का है, 1 मीटर का है। तो ये अपनी डेफिनेशन में क्यों सही नहीं बैठता, व्हाई इट इज नॉट सुटेबल, व्हाई दिस इज नॉट सुटेबल फॉर आवर डेफिनेशन। देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी आपकी कुछ समय में रखे रखे सड़ भी सकती है, खराब हो सकती है, उसमें दीमक लग सकते हैं। तो आपने जो लकड़ी के पीस को सिंपल मान के रखा वही डिस्ट्रॉय हो जाए तो मतलब कि आपके मेजरमेंट में गड़बड़ आ सकती है कुछ समय के बाद। तो ये इसलिए सुटेबल नहीं है। अच्छा, तो आप कह सकते हो इसके लिए अपन आयरन ले सकते हैं, आयरन नहीं सड़ेगा, लेकिन आयरन में क्या होती है, रस्टिंग। तो मान लो 10-15 साल बाद, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स लेटर, जब आप उसी आयरन को देखते हैं और उसमें रस्टिंग हो गई तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ सकती है ना। सो दैट्स व्हाई आयरन इज ऑल्सो नॉट टेकन फॉर द सेम थिंग। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा मटेरियल ले लेते हैं जो कि आपका सही मतलब रस्टिंग नहीं होती, जो खराब नहीं होता। तो अपन ने क्या ले लिया, एक प्लेटिनम ले लिया, प्लेटिनम की एक रॉड ले ली, क्योंकि प्लेटिनम वैसे भी बहुत ही क्या कहते हैं, कम रिएक्शन करता है। और प्रिकॉशन के लिए अपन ने इसको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो इसमें भी अपन ने बोला कि ये आपको 1 मीटर की लेंथ क्या कर सकता है, दे सकता है। दिस कैन गिव यू लेंथ ऑफ 1 मीटर। सपोज ये इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये तो नो केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं है ना। और तो फिर इसको क्यों डिफाइन नहीं किया, प्लेटिनम की रॉड को अपन ने क्यों डिफाइन नहीं किया कि ये एक 1 मीटर की हो सकती है, इसको क्यों नहीं डिफाइन किया। इसको भी डिफाइन कर सकते थे ना, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना रस्टिंग हो रही है, ना सड़ रहा है, ना गल रहा है। फिर इसको क्यों नहीं, इसके सैंपल को लेके क्यों नहीं बोल दिया कि इसका जो सैंपल रहेगा, इतना बड़ा जो सैंपल रहेगा ये 1 मीटर का रहेगा, इसको क्यों नहीं डिफाइन कर दिया। तो देखिए इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है, इसको समझने के लिए अपन एक स्प्रिंग ले लेते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई थी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये थी कि जो भी चीज मोशन में है वो कैसी हुई रहती है, वो रहती स्ट्रेच्ड। एवरीथिंग विच इज इन द मोशन इज स्ट्रेच्ड। तो अगर वो रेस्ट पे आती है मोशन के बाद, तो इसका जो उसमें जितना स्ट्रेच हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी और उसकी लेंथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है।
देखो इसको कैसे समझते हैं। मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आपने हैंग किया, उसके दूसरे एंड पे एक छोटा सा मास मान लो 1 kg का आपने लगा दिया, ठीक है। तो वो जितनी स्ट्रेच हुई, थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, उसको क्या बोल दिया अपन आपने, मान लो जितनी उसकी स्प्रिंग की लेंथ थी उसको क्या बोल दिया आपने, 1 मीटर। अब आपने स्प्रिंग के इस एंड को पकड़ा और घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है, चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिए। तो आप क्या देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है, जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो जो स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, वो बढ़ जाएगी। जैसे इस एंड को पकड़ के आपने घुमाया और यहाँ पे आपका 1 kg का मास है, ठीक है, और इसको आप घुमा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अब आपका जो 1 मीटर था वो किस में चेंज हो गया, 1.5 मीटर में। आप इसको जितने ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे उतने ज्यादा स्प्रिंग में क्या होगा, स्ट्रेच होगा। मतलब कि जब ये रेस्ट पे थी तो देखिए इसकी लेंथ कितनी थी, कम, लेकिन जैसे ही ये मोशन में आ गई इसकी स्ट्रेंथ, इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी तरह जो भी चीज देखिए अर्थ जो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन मोशन करती है, मतलब हर वो चीज जो अर्थ की सरफेस पे है किस तरह का मोशन दे रही है, दैट इज स्पिनिंग। वो भी अर्थ के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, रोटेट हो रही है, उसके मोशन में है। मतलब कि हर एक चीज अर्थ सरफेस पे कैसी है, स्ट्रेच्ड है। अब देखो अर्थ के साथ भी रोटेट हो रही है, अर्थ अपनी स्पिन मोशन कर रहा है और साथ में सन के अराउंड रिवॉल्व भी हो रही है, तो उसमें और भी ज्यादा मोशन बढ़ती जा रही है। मतलब कि उसमें जो स्ट्रेच है वो और भी ज्यादा क्या होते जा रहा है, उसकी जो लेंथ और भी ज्यादा स्ट्रेच होती जा रही है। इसीलिए ये प्लेटिनम को अपन प्लेटिनम के सैंपल को 1 मीटर की लेंथ नहीं घोषित कर सकते। यही प्रॉब्लम है कि हम किसी एक्चुअल फिजिकल थिंग का जिसको हम टच करते हैं उसको लेंथ का सैंपल नहीं बनाते। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट होती है टाइम के साथ, है ना। क्योंकि अपन ने देखा कि जो यूनिट्स की प्रॉपर्टी होती है, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि वो यूनिट जो होती है टाइम, है ना, टेम्परेचर या प्लेस, इन सब के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हर जगह कांस्टेंट रहती है, दैट इज स्पीड। स्पीड इन वैक्यूम is always constant. Speed of light, sorry, speed of light in vacuum is always constant. कितनी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड होती है। तो अपन ने क्या बोल दिया कि इसी जितनी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो अपन ने कैसे डिफाइन किया, देखिए इधर पे, द मीटर इज अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ वैक्यूम। वैक्यूम में एक फिक्स टाइम इंटरवल में जितना पाथ वो ट्रेवल करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 मीटर। और कितना होगा टाइम इंटरवल इसका, 1 सेकेंड का कितना भाग, 299,792,458 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। इतने टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को उन्होंने क्या नाम दिया है, 1 सेकेंड। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मीटर, है ना, समझ में आ गया। तो फिजिकल जो सैंपल्स रहते हैं, लकड़ी का एक गत्ता ले लिए, आपके हाथ की लेंथ या आपके पैर एक गज, ये सबको अपन ने क्यों नहीं बनाया डेफिनेशन मीटर की, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं इसलिए। और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए उसको उन्होंने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है इतने सेकंड में। 1 सेकेंड के कह सकते हो आप 300,000, है ना, लगभग 300,000 भी नहीं कहना चाहिए इसका, यू कैन से 300 मिलियंथ पार्ट, ओके, 300 मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड। उस छोटे से टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगी एक लाइट पे, उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, 1 मीटर। अब जो सेकेंड डेफिनेशन है आपकी किलोग्राम की, है ना, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, मास, है ना। मास के लिए जो किलोग्राम डिफाइन किया है वो बहुत सिंपल सा है, उन्होंने एक सैंपल ले लिया है ना। सैंपल किसका लिया है, अगेन प्लेटिनम इरिडियम का। प्लेटिनम इरिडियम का क्यों लिया, अभी अपन ने बताया कि इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, इसलिए उन्होंने प्लेटिनम इरिडियम का एक सैंपल लिया और वो सैंपल एलॉय सिलेंडर, उस सैंपल के सिलेंडर की खासियत ये है कि जो उसकी डायमीटर है
और उसकी जो हाइट होगी वही उसकी क्या होगी, डायमीटर। तो ये दोनों, और दोनों शायद अराउंड 1 मीटर के हैं। तो उसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होता है वो होता है 1 kg। और इसी को हर हर स्टेट में, हर क्या कहते हैं, अलग अलग जगह पे उन्होंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, भेज दिया, सैंपल भेज दिया है। तो ये रखा कहाँ पे है देखेंगे आप, इट इज केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सेवर्स। ओके, ये कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो वहां पे इसका एक सैंपल रखा है, एक सिलेंडर रखा है। उस सिलेंडर की खास बात क्या है, प्लेटिनम इरिडियम का बना है और उसकी हाइट और डायमीटर सेम है। उसका जो 1 kg का वेट है, उसका जो वेट है वो कितने का है, 1 kg का। तो दुनिया में जो भी 1 kg का वेट रहेगा वो इसी के बराबर क्या होता है, बराबर का होता है। वो वहां से एक सैंपल लेके आते हैं, मेजर करके लाते हैं और फिर हर स्टेट में अपनी अपनी जगह पे बांट देते हैं। अब टाइम देखिए, तो हो गया सैंपल। मास की डेफिनेशन बहुत आसान है। मास की डेफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल्स टू द, ये देखिए ये प्रोटोटाइप है। ये प्रोटोटाइप मतलब सबसे पहला जो मास का उन्होंने मेजरमेंट बनाया था, ठीक है। खैर अभी इसको 2 या 3 साल पहले इसकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं। द किलोग्राम ऑल्सो दे हैव डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, उसको भी उन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में डिफाइन किया है, इन टर्म्स ऑफ बिग के कहते हैं वो उसको, केजी को उन्होंने नाम दिया है बिग के, ठीक है। अच्छा, टाइम की बात आती है, टाइम की डेफिनेशन भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत खतरनाक डेफिनेशन है। क्या है, द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,630,170 periods of transition corresponding to the periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of ground state of cesium atom। देखिए, इसको देखने में बहुत खतरनाक डेफिनेशन लग रही है, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहली बात की यही डेफिनेशन क्यों, दूसरी डेफिनेशन अपन लेते हैं तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। टाइम की बात करते हैं। टाइम में अपनी जो यूनिट है, टाइम में जो अपनी यूनिट है टाइम, तो इसमें जो अपन ने यूनिट लिया दैट इज सेकेंड, और उस सेकेंड को अपन ने डिनोट किया है एस से। तो जो नॉर्मली अपन जो सेकेंड जानते हैं वो सेकेंड कैसे जानते हैं, शुरुआत में टाइम को मेजर करने के लिए बात आई थी, मेजर कैसे करते थे, वो मेजर करते थे सनसेट से सनसेट के बीच क्या होता था, उन्होंने बोल दिया सनसेट टू सनसेट 1 डे, या फिर सनराइज टू सनराइज, है ना, सनराइज टू सनराइज उन्होंने बोल दिया कि ये कहलाएगा आपका एक दिन, 1 डे। And then they have divided that 1 day into 24 parts, and that one part of it is referred as 1 hour। one part को उन्होंने क्या बोला, that one part of this will be referred as 1 hour। और उस 1 hour को उन्होंने 60 parts में डिवाइड कर दिया, divided into 60 parts, so that एक hour का 60वां भाग या 60 parts क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 minute। And then that 1 minute again is divided into 60 equal parts, तो वो कितना हो गया आपका 1 second, है ना। ये तो अब होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये आपको एक्यूरेसी नहीं देगा, इट विल प्रोवाइड नॉट हाई एक्यूरेसी, इट इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट। क्यों ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, नॉट मच एक्यूरेट यू कैन से, क्यों एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी इसलिए नहीं है क्योंकि हर रोज अगर आप देखो सनराइज सेम टाइम पे नहीं होता, या हर रोज सनसेट सेम टाइम पे नहीं होता। अगर आप देखेंगे समर डेज में, समर में देखेंगे अपने यहाँ पे इंडिया में, तो समर में सनराइज जल्दी होता है और सनसेट लेट होता है ना। और आप विंटर में देखेंगे तो सनराइज भी लेट होता है और सनसेट भी जल्दी होता है।
तो इस तरह से मतलब समर से विंटर तक आपकी सनराइज की जो टाइमिंग है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, अगर आप समर से विंटर तक वेट करेंगे तो यहाँ पे जो सनराइज हो रहा है ना, समर में कैसा होता है, अर्ली होता है, और यहाँ पे कैसा होता है, लेट, विंटर में। तो मतलब टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया आपका, मतलब रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं सनराइज के समय में या सनसेट के समय में, इसीलिए ये आपका एक्यूरेट नहीं है ये मेजरमेंट। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और जो दूसरी चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज टाइम डायलेशन। दूसरी प्रॉब्लम आती है इट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन है क्या, सुनने में बहुत खतरनाक सा शब्द लग रहा है लेकिन खतरनाक शब्द नहीं है। देखिए समझते हैं इसको। ये भी अपने महान भाव अपने बहुत ज्ञानी साइंटिस्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही है। उन्होंने बोल दिया सिंपल सी कि टाइम इज रिलेटिव। ही सेड टाइम इज रिलेटिव, इट इज नॉट, टाइम किसी हर व्यक्ति के लिए सेम स्पीड में फ्लो नहीं करता, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग स्पीड में फ्लो करता है ना। कैसे, इसको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। उन्होंने बोला था, अगर आप लोगों ने 10th या 9th में एक इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा हो, कि अगर किसी इंसान को हॉट स्टोव में बिठा दें, गरम तवे पे बिठा दें हॉट स्टोव, ओके, नीचे से बढ़िया बर्नर लगा के हॉट स्टोव में इस तरह से हॉट करें और उसके ऊपर आपको 2 मिनट के लिए बिठा लें, 2 मिनट के लिए किसी व्यक्ति को बैठने के लिए बोलें, तो वो 2 मिनट उसके लिए कितना हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर, है ना, 2 घंटे के बराबर हो गया। और वही आप, है ना, ये हो गया। और एक बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ पे सुंदर कन्या है, और उस सुंदर कन्या के साथ आप अगर बैठते हैं, ठीक है, उस सुंदर कन्या के साथ आप अगर 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो 2 घंटे आपके लिए 2 मिनट में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिविटी है। देखिए यहाँ पे 2 मिनट उस इंसान के लिए 2 घंटे में हो गया, और यहाँ पे 2 घंटा एक इंसान को जिसके साथ उसको समय बिताना था और उसके साथ अब वो 2 घंटा बिताया, लेकिन उसको कितना लगा कि 2 मिनट। तो ये टाइम कैसा हो कि चेंज हो गया। आपको समझना है कि आपको एग्जाम में सब कुछ आ रहा है, आप लिखना शुरू कर रहे हैं और आपका 3 घंटे भी आपको सफिशिएंट नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है 2 घंटे ही मिला है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी, है ना। अब फिजिक्स में ये कैसा होता है कि जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है और उस रेलवे ट्रैक से क्या होती है, एक ट्रेन जाती है और यहाँ पे एक टावर है, टावर 1 कह सकते हो आप, और यहाँ पे एक टावर है, टावर 2, और यहाँ पे आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग हेयर। आप देखते हो कि जो कोई ट्रेन इस टावर से इस टावर तक जब जाती है तो वो कितना टाइम लेती है, 10 सेकेंड। आपके लिए ये हो गया 10 सेकेंड कि एक ट्रेन इधर से इधर तक जाती है तो वो कितना लेती है, 10 सेकेंड। लेकिन एक और कोई व्यक्ति है जो इसी ट्रेन के पैरेलल यहाँ पे एक रोड है, टू वे रोड, ठीक है, दिस इज अ रोड, एक ये रोड हो गई इस तरफ, है ना, और दूसरी रोड ये हो गई इस तरफ, यहाँ पे। तो एक व्यक्ति यहाँ पे इस रोड से जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रही थी ट्रेन, और यहाँ पे एक कार में बैठा व्यक्ति उसी स्पीड के साथ, विद सेम स्पीड इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, है ना, वो भी इस टावर से इस टावर तक ट्रेन को फॉलो करता और देखता है। तो उसको लगता है ट्रेन इस टावर से इस टावर के बीच में कितना टाइम ले रही है, इज टेकिंग हाउ मच टाइम, 12 सेकेंड। उस व्यक्ति के लिए जो कार 1 में बैठा है उसके लिए कितना लगेगा, वही बोलेगा कि टावर 1 से आप भी उसी समय देख रहे हैं, ये भी उसी समय में देख रहा है, लेकिन उस आपको लगेगा कि ये 10 सेकंड में पार हो गई, और जो कार में बैठा है उसको लगेगा कि ये 12 सेकंड में पार हुई है। फिर एक कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, उसने भी टावर 1 से टावर 2 के बीच तक
ट्रेन को देखा और उसके लिए वो कितने सेकंड में पार हुई, 8 सेकंड में पार हुई। इट इज, तो देखिए एक ही ट्रेन है, एक ही कार जा रही है, वो एक टावर से दूसरे टावर तक, लेकिन आपको लगती है कि वो 10 सेकंड में जा रही है, कार 1 में बैठे व्यक्ति को लग रही है कि वो 12 सेकंड में जा रही है, कार 2 में बैठे व्यक्ति को लग रही है कि वो कितने में जा रही है, 8 सेकंड में जा रही है। इसको आप ठीक है, ये कैसे होता है आप बाद में भी देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी तो बस समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। अलग अलग व्यक्ति के लिए टाइम क्या हो गया, अलग अलग। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन लाया जाए, ओके, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो पेंडुलम होते हैं, अगर अपन किसी पेंडुलम की बात करें, एक सिंपल सा पेंडुलम ले लें, और उन्होंने देखा कि अगर एक पेंडुलम है, उसका 1 मीटर की अगर अपन लेंथ दे दें और उसको अपन ऑसिलेट कराते हैं, यहाँ से ले गए यहाँ तक, इसको ऑसिलेशन किया और यहाँ से फिर वो ऑसिलेट होके ये आया, ये आया, ये आया, तो इस तरह से ये क्या होता है, ऑसिलेट होता है। इट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो सॉरी, ये पेंडुलम क्या हो रहा था अपना, ऑसिलेट हो रहा है। सो आपने इसको ऑसिलेट कराया, यहाँ से इसको इधर तक किया था, तो ये वापस इधर तक आ गया, इधर आके रुका नहीं, ये इधर गया, इधर आया, तो ये ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो इसकी कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका कुछ क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, है ना। तो उन्होंने टाइम पीरियड क्या कर लिया, नोट कर लिया। मान लो टाइम पीरियड आया, लेट्स कॉल इट 2 सेकेंड, है ना, वो क्या आया 2 सेकेंड। तो उन्होंने एक बार ऐसा किया, फिर उसके बाद उन्होंने सेम पेंडुलम को और दूर तक ले गया और फिर से देखा उसमें ऑसिलेशन, तो फिर ऑसिलेशन देखा, फिर से टाइम पीरियड देखा, फिर से टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 सेकेंड, है ना। पहली बार कम एम्पलीट्यूड दिया था, फिर ज्यादा एम्पलीट्यूड दिए, यहाँ तक लेके गए, फिर तीसरी बार और भी ज्यादा दूर तक लेके गए, और फिर टाइम पीरियड देखा, फिर टाइम पीरियड आया कितना, 2 सेकेंड। तो मतलब जब हर बार टाइम पीरियड सेम है तो हर बार फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, है ना। तो ये होती है ऑसिलेशन की खासियत, कि एक ऑब्जेक्ट की, इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी जो हर बार सेम आ रही है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप क्या कह रहे हो, केवल ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा हो, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है उसको बोलते हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं आप इसको, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर ऑब्जेक्ट के पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और उसमें जब आप ऑसिलेशन शुरू करते हैं तो वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज नहीं होगी। ओके, सो ये खासियत होती है आपके किसके, पेंडुलम की। सो पेंडुलम, कोई भी पेंडुलम है, अगर आप उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप पेंडुलम को, ऑसिलेटर को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, उसका टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अब हर जगह आप पेंडुलम लेकर तो चल नहीं सकते, साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया चीज ली, उन्होंने एक एटम लिया और एटम में ऑसिलेशन कराया। कैसे कराया, एटम कौन सा लिया उन्होंने, सीजियम का एटम लिया, ठीक है। और सीजियम के एटम में एक, सपोज सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है 133, तो उसके ग्राउंड स्टेट के एक इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये एक आपका एक क्या था, एक कहना चाहिए आपका एक सीजियम का एटम है, और उस एटम में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में है, और इसके ऊपर क्या हो गया आपकी एक्साइटेड स्टेट। जब मान लो ये पहले लेवल पे है तो दूसरे लेवल पे इसकी क्या होगी, एक्साइटेड। तो आप जब इसको एनर्जी दोगे, एनर्जी कैसे देंगे, सेल से देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, एक जगह पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, एक एनर्जी लेवल पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं देगा, तो ये क्या आ जाएगा, वापस अपनी जगह में आने लग जाएगा। जब वापस अपनी जगह में आएगा तो ये क्या निकालेगा, जितनी एनर्जी इसको मिली थी उतनी एनर्जी क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएशन। और जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो ये कहाँ जाती है, अपने पास आती है, अपनी आंखों में आती है, जिसके कारण अपन देख पाते हैं। तो अपनी आंख जो होती है इसको सेंस करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं दूसरी टर्म्स में, लाइट। और लाइट, या फिर इसको बोलते हैं और भी ईएम वेव्स,
तो ये सारी चीजें यहीं से निकल के आती हैं। अब जब ये यहाँ पे आया, क्या यहीं आके रुक जाएगा? जैसे पेंडुलम था, अगर आप पेंडुलम पे आइए, पेंडुलम में देखिए, यहाँ से आपने ये शुरू किया था ऑसिलेशन, तो ऊपर गए, नीचे अपने आप आया, क्या यहीं आके रुक गया? नहीं, आगे चला गया और वापस आ गया। तो वैसे ही जब यहाँ पे आके रुक नहीं जाएगा, फिर ये आगे निकल जाएगा और फिर वापस आएगा। फिर जब ऊपर से नीचे आएगा तो फिर से एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर से जब ऊपर से नीचे आएगा तो फिर से एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इस तरह से धीरे 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 करके ये क्या होगा? सेटल होगा। उतने में बहुत सारी एनर्जी ऑसिलेशन के कारण क्या कर देगा? रेडिएट कर देगा। तो ये क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन किसके अंदर? सीजियम एटम के अंदर। अब इसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो कितनी बार जब ये ऑसिलेट करे तो उसको अपन 1 सेकेंड बोलेंगे, है ना? जैसे यहाँ पे देखो कितने, एक ऑसिलेशन कितना टाइम लगा रहा था? 2 सेकेंड। तो इसका 1 सेकेंड अपन कैसे डिफाइन करेंगे? कि जब इसका आधा ऑसिलेशन होगा, हाफ ऑसिलेशन विल बी कॉल्ड एज 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आधा नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑसिलेशन हो जाते हैं। सो 1 सेकेंड अपन कैसे डिफाइन करेंगे? जब कितने ऑसिलेशन हो जाएं? अराउंड 9 बिलियन ऑसिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड। देखिए, तो सेकेंड कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे? द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9 बिलियन ऑसिलेशन। इसको आप पढ़ लेना। 9 बिलियन पीरियड्स ऑफ पीरियड्स ऑफ रेडिएशन ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बीच में 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच में क्या हो रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है एनर्जी। ये देखिए, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो कितने बार रेडिएशन हो? 9 बिलियंस बार जब रेडिएशन होगा तब उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड बोलेंगे। और ये किस एटम के लिए है? सीजियम एटम। ये हुआ है। सो दीज आर द 3 चीजों को अपन ने डिफाइन कर लिया है यहाँ पे। अब अपन 3 चीज और बाकी चीजों को और डिफाइन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।